बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी एनालिसिस और स्टॉक वैल्यूएशन के पहले पार्ट में हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की थी कि क्या शेयर एस को ख़रीदना चाहिए, जिसका जवाब था कि क्या हम शेयर एस को समझते हैं, क्या हम जानते हैं कि वो कंपनी किस बिज़नेस में है, पैसा कैसे कमाती है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, क्या बिज़नेस स्टेबल है, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी का फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट है, और क्या कंपनी का मैनेजमेंट रैशनल, विजिलेंट, एथिकल और एबल है कि नहीं। इसके लिए हमें कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी सिक्लिकल है या डिफेंसिव है या ग्रोथ कंपनी है को जानना ज़रूरी है, या कंपनी की लाइफ साइकिल क्या है, कंपनी पायोनियरिंग स्टेज में है या रैपिड ग्रोथ स्टेज में है या स्टेबलाइजेशन और मैच्योरिटी स्टेज में है या ज़वाल डिक्लाइन स्टेज में है, कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विस की डिमांड कैसी है, कस्टमर्स की डेमोग्राफिक और लाइफस्टाइल कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी और रेगुलेशन कैसा है, रॉ मटेरियल लेबर कंडीशन वगैरह कैसी है, वगैरह वगैरह जानना पड़ा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको याद ना आ रहे हो तो इसी सीरीज़ के पहले की वीडियोस देख लें, इंडस्ट्री एनालिसिस वाली वीडियोस फिर से देख लें। इसके अलावा और भी जानकारी हासिल कर लें तो बेहतर है। मसलन कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, कंपनी का एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन प्लान क्या है, कंपनी की ऑर्डर बुक की क्या पोजीशन है, क्या कंपनी के पास डिलीवर करने के लिए पहले से ऑर्डर आकर पड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। मैनेजमेंट साइड में हमने मैनेजमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से अहम फाइनेंशियल डेटा देखने और उनका तज्जिया करना सीखा। मसलन प्रॉफिट मार्जिन से हमने चेक किया कि मैनेजमेंट कॉस्ट खर्च को कंट्रोल करता है कि नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमने चेक किया कि क्या मैनेजमेंट बिजनेस को एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, चला रहा है कि नहीं। डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो से चेक किया कि क्या मैनेजमेंट चौकन्ना है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये दोनों एक्सरसाइजेस करने के बाद अगर हम ये पाते हैं कि हाँ कंपनी अंडरस्टैंडेबल और स्टेबल है और कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है और कंपनी बेहतरीन और विजिलेंट लीडर्स के हाथ में है, मैनेजमेंट के हाथ में है, तो यस शेयर एस को ख़रीदना चाहिए। अब अगला सवाल है कि क्या शेयर एस को प्राइस पी पर ख़रीदना चाहिए या नहीं। शेयर एस को ख़रीदना चाहिए का ये मतलब नहीं है कि किसी भी कीमत पर ख़रीद लें। शेयर एस तभी ख़रीदना चाहिए जब वो अंडर वैल्यूड हो, यानी जो उसकी फेयर प्राइस हो उससे कम कीमत, डिस्काउंट पर मिल रहा हो, जिसे टेक्निकल टर्म में इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है, असल वक़ात, असल वर्थ। अगर शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा है तो उसे ख़रीदना चाहिए। अब किसी शेयर या स्टॉक का वैल्यूएशन हम जानेंगे कैसे। कोई शेयर मिल किस प्राइस पर रहा है को तो हम शेयर मार्केट में करंट मार्केट प्राइस देखकर जान लेंगे, लेकिन किसी स्टॉक की शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, असल वैल्यू क्या है, कैसे जानेंगे। हम यहाँ अब उसी को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट है। इनफैक्ट जिसको वैल्यूएशन करना आ गया वो शेयर मार्केट से मालामाल हो जाता है, मगर ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। मुश्किल प्रोसेस इसलिए नहीं है कि ये रॉकेट साइंस है, बल्कि मुश्किल इसलिए है कि कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए जो उलूम, जो डेटा दरकार हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो सही मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए मुस्तकबिल में, फ्यूचर में झांकना पड़ता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन करना पड़ता है, वरना वैल्यूएशन का प्रोसेस समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए पेंसिल शार्प कर लीजिए। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप सिर्फ गलत कंपनी में इन्वेस्ट करके ही नुकसान नहीं उठा गए,
बल्कि अच्छी कंपनी में गलत प्राइस पर इन्वेस्ट करके भी नुकसान उठाते हैं। इसलिए वैल्यूएशन समझना बहुत ज़रूरी हिस्सा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का। शेयर्स का वैल्यूएशन दो तरीकों से किया जाता है। नंबर 1, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, जिसमें कंपनी के सारे एसेट्स, सारे असासों की वैल्यू, नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है। ये मेथड है तो बहुत कॉमन सेंस की बात, किसी कंपनी की क्या वैल्यू, वही जो उसके पास मिल्कियत में है, सारे एसेट्स। मगर इस मेथड में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम पीछे डिस्कस कराएं, वो यही एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड से निकला वैल्यूएशन है। मगर कंपनी ने जब एसेट खरीदा होता है उस वक्त की कीमत बैलेंस शीट में लिखी जाती है, मगर बाद में उन एसेट्स की असल कीमत में बदलाव आ सकता है, इसलिए ये तरीका बहुत रिलायबल नहीं है। बुक वैल्यू एक अकाउंटिंग टर्म है, असल वैल्यू कुछ और हो सकती है एसेट की, और अकाउंटिंग में चीटिंग और फ्रॉड हो सकता है। वैल्यूएशन का दूसरा मेथड है अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन। इस वैल्यूएशन टेक्निक में फिर से दो तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं। अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन में स्टॉक्स का वैल्यूएशन शेयर्स की कीमत का तखमीना दो तरीकों से किया जाता है। एक है रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक और दूसरी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक सबसे आसान और क्विक है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक सबसे मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है, मगर सबसे सही टेक्निक तरीका यही है। आपको कम से कम एक टेक्निक का इल्म होना चाहिए। रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक सबसे आसान है, इसलिए इसी को हम पहले डिस्कस करते हैं। दोनों टेक्निक्स की अहमियत को ऐसे समझ सकते हैं। अगर जुमा की नमाज छूट गई हो तो उसकी जगह ज़ोहर की नमाज पढ़ लें। अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक नहीं आती या नहीं इस्तेमाल कर पाते तो कम से कम रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक का इल्म ज़रूर रखिए और इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि नाम रिलेटिव वैल्यूएशन से जाहिर है, इसमें शेयर की मौजूदा करंट प्राइस को किसी दूसरे वेरिएबल के रिलेशन में देखते हैं। कोई ऐसी चीज़, डेटा, इल्म जो उस शेयर की कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए अहम हो, उसके रिलेशन तकाबुल में मौजूदा करंट मार्केट प्राइस का मुआवजना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है और देखा जाता है कि शेयर एक्सपेंसिव, महंगा है या चीप, सस्ता है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ध्यान रहे, इस टेक्निक से स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, असल वर्थ नहीं कैलकुलेट होती। इस तरकीब से बस ये पता चलता है कि किसी वेरिएबल के रिलेशन में मौजूदा मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। मसलन अगर कंपनी की अर्निंग देखकर मार्केट प्राइस का वैल्यूएशन देखा जा रहा है तो उससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो अर्निंग है, जो कमाई है, उसके हिसाब से कंपनी सस्ती मिल रही है या महंगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक गाय हो जो 5 लीटर दूध देती है, वो बिक रही है 10,000 में, और एक दूसरी गाय है जो 6 लीटर दूध देती है, वो भी मिल रही है 10,000 में। तो हम ये कहते हैं कि दूसरी गाय सस्ती है या पहली गाय महंगी है। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि गाय असल में बिकनी कितने की चाहिए, उसकी असल कीमत क्या है, क्या होती है, ये हमको नहीं पता चलता। यहाँ सिर्फ दूध देने और मौजूदा कीमत के मुआवजना से सस्ती या महंगी का अंदाज़ा लगाया जाता है। और आपने नोट किया होगा कि काम चलाने के लिए यही काफ़ी है और आम जिंदगी में शायद यही तरीका राइज है। इस वैल्यूएशन को समझने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। हमने पिछले प्रेजेंटेशन में एक कॉफ़ी शॉप की मिसाल देखी थी। उसमें हमने नेट प्रॉफिट और ओनर्स इक्विटी जैसे, जिसे नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स इक्विटी या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी वगैरह के नाम से भी जाना जाता है, को समझा था। उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद हैं। मान लीजिए कि खदीजा की कॉफ़ी शॉप की सालाना एनुअल नेट इनकम है 2 लाख रुपया, यानी कॉफ़ी शॉप में साल भर में जो सेल होती है
उसमें से कॉफ़ी बनाने के सामान का खर्च, एम्प्लॉय सैलरी, रेंट, बिजली का बिल वगैरह सारा खर्चा निकालने और फिर बाकी बची आमदनी पर टैक्स वगैरह देने के बाद नेट इनकम बचती है 2 लाख रुपए, जो कि खदीजा की हो जाती है, ओनर को मिल जाती है। अब मान लीजिए कि ओनर अपना ये बिजनेस बेच रहा है, आप इस कॉफ़ी शॉप को कितने में खरीदेंगे? कोई बिजनेस जो हर साल 2 लाख की नेट इनकम आपको दे रहा है, उस बिजनेस को खरीदने के लिए आप कितनी कीमत अदा करेंगे? सोचिए और देखिए आपके दिमाग में क्या चलता है। बिजनेस जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, हर साल आपको 2 लाख रुपया मिल जाया करेगा। वैल्यूएशन करिए, क्या आप उस बिजनेस को 10 लाख में खरीदेंगे या क्या आप उस बिजनेस को 20 लाख में खरीदेंगे? अगर आपने उस बिजनेस को 10 लाख दिया तो इसका मतलब होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पर सालाना 20% का रिटर्न मिल रहा है। 2 लाख 10 लाख का 20% होता है। अगर आपने 20 लाख में खरीदा तो इसका मतलब होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पर हर साल सालाना 10%, 10% रिटर्न मिल रहा है। और अगर आपने उस बिजनेस का 30 लाख दिया तो इसका मतलब होगा कि आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर 6.6% रिटर्न मिल रहा है। अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जितना रिटर्न चाहिए, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जितना है, उसकी बुनियाद पर आप फैसला करेंगे कि आप उस बिजनेस के लिए कितना पैसा अदा करेंगे। अगर आप 10% रिटर्न से मुतमईन हैं तो 20 लाख में खरीद लीजिए। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका रिटर्न जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर है, यानी आप जितनी कम से कम कीमत अदा करके वो नेट इनकम सालाना हासिल कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ 2 बातें क्लियर हैं। किसी बिजनेस का वैल्यूएशन डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर का मुतवक्का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और दूसरी बात तो क्लियर कट है कि आप किसी दी गई अर्निंग, नेट इनकम के लिए जितना ज़्यादा कीमत अदा करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होना कितना चाहिए, यानी आप कम से कम कितने रिटर्न की तवक्को आपको रखनी चाहिए या डिमांड करनी चाहिए? आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से हर हाल में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आपको मुस्तकबिल में वापस मिलेगा, और हर साल आपका पैसा अपनी वैल्यू इन्फ्लेशन रेट की रफ्तार से खो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेफ है, तो उसमें मान लीजिए आपको 8% रिटर्न मिल रहा है, तो किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट जिसमें आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी आप थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम भी चार्ज करेंगे। मान लीजिए कि रिस्क प्रीमियम है 4%, तो 8 + 4% हो गया 12%, यानी आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न की तवक्को रखेंगे। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। आप किसी ऐसे बिजनेस में जिसमें आपकी पूंजी, कैपिटल भी खतरे में पड़ सकती हो, में इन्वेस्ट करें और वही रिटर्न पाएं जो आप अपना पैसा किसी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट में रखकर पा सकते हैं, तो फिर रिस्की बिजनेस में पैसा क्यों लगाएं? अच्छा, अब आइए इन्हीं नंबर्स को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। आपने अगर 10 लाख कीमत अदा की कॉफ़ी शॉप की, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने नेट इनकम या अर्निंग का 5 गुना कीमत प्राइस अदा की, यानी हर 1 रुपए की अर्निंग पर आपने 5 रुपया कीमत अदा की। टोटल इनकम थी 2 लाख, तो उसका 5 गुना यानी 10 लाख रुपया अदा किया। प्राइस इज 5 टाइम्स द अर्निंग। जब आपने 20 लाख कीमत अदा की तो आपने बिजनेस की नेट इनकम का 10 गुना, 10 टाइम्स द अर्निंग कीमत अदा की, यानी हर 1 रुपए की इनकम अर्निंग पर आपने 10 रुपया कीमत अदा करने को तैयार हुए।
टोटल इनकम थी 2 लाख, तो उसका 10 गुना हो गया 20 लाख। और जब आपने 30 लाख कीमत अदा की तो आपने बिजनेस की नेट इनकम का 15 गुना कीमत अदा की, यानी हर 1 रुपये इनकम पर आप 15 रुपये प्राइस देने को तैयार है। टोटल इनकम थी 2 लाख, तो उसका 15 गुना हो गया 30 लाख। ये सिंपल मैथ है। वैल्यूएशन को इस तरह से देखने के लिए इसे अच्छी तरह समझ लें और जहन में बैठा लें। असल कंपनियों के वैल्यूएशन के वक्त यही तरीका इस्तेमाल होगा। अब आप खुद एक कैलकुलेशन कर लें। अगर आपने इस बिजनेस का 40 लाख कीमत अदा किया तो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना होगा, और आपने हर 1 रुपये की इनकम का कितना गुना ज़्यादा अदा किया। आप देख रहे हैं कि किसी दी गई नेट इनकम के लिए आप जितना ज़्यादा कीमत दे रहे हैं आपका रिटर्न घट रहा है, या दूसरे एंगल से आप हर 1 रुपये अर्निंग पर उतना ही ज़्यादा गुना कीमत लगा रहे हैं। 40 लाख के केस में रिटर्न और भी कम हो जाएगा और हर 1 रुपया अर्निंग पर और ज़्यादा गुना कीमत अदा हो जाएगी। रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए जो नेट इनकम है उस नंबर को जितनी कीमत अदा की है उससे डिवाइड कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए, और फिर 100 से मल्टीप्लाई ज़रब देकर परसेंटेज में लिख दीजिए। और कितना गुना कीमत अदा की है जानने के लिए जो कीमत अदा की है उसको नेट इनकम से डिवाइड कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए। सिंपल है। इस एंगल से देखना सीख लीजिए, क्योंकि इस तरह देखने से हमें कंपनी के हर 1 रुपये अर्निंग पर कितनी कीमत अदा करनी चाहिए का इल्म हासिल हो जाता है, जिसको हम फिर किसी भी कंपनी पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला की तरह हो गया। जैसे स्पीड का फार्मूला याद करने के बाद उसको हम गाड़ी, कार, रेल, हवाई जहाज, हर सवारी की रफ्तार कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अभी हमने खदीजा के पूरे बिजनेस को मजमूई तौर पर अकेले खरीदने की बात देखी। मान लीजिए कि खदीजा अपने बिजनेस को 20 लाख में बेचने को तैयार है। 20 लाख डिमांड कर रही है। अब 20 लाख बड़ी रकम है, इसके लिए खरीदार भी भारी जेब वाला होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खदीजा ने अपने बिजनेस को 1000 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दिया। 1000 हिस्सा है ना, 1000 शेयर्स बना दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीद सकें। पूरे बिजनेस की कीमत लगाई थी 20 लाख, तो हर हिस्से की कीमत हो गई 2000 रुपए। जब हमने पूरा बिजनेस खरीदने की बात की थी तो ये देखने की कोशिश की थी कि हमको कितना सालाना इनकम होगी। इसके लिए हमने नेट इनकम का फिगर यूज किया था जो कि 2 लाख था। मगर अब जब हम कंपनी के एक छोटे हिस्से की खरीदारी की बात सोच रहे हैं तो ये पूरा 2 लाख तो हमको मिलेगा नहीं। कंपनी का जितना हिस्सा है नेट इनकम उतने हिस्से में तकसीम हो जाएगी, यानी यहाँ 2 लाख की नेट इनकम 1000 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, यानी हर शेयर होल्डर को हर एक शेयर के पीछे सिर्फ 200 रुपया मिलेगा। अब इस नए नंबर को नेट इनकम नहीं बल्कि अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। क्योंकि बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है तो उन्हें कंपनी की पूरी नेट इनकम तो मिलने वाली नहीं। जो उनके हिस्से में मिलने वाली इनकम होती है उसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। इसलिए इन्वेस्टर को इस फिगर पर ध्यान देना पड़ेगा। पूरी कंपनी की बात करेंगे तो नेट इनकम, एक शेयर की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर। इसी तरह पूरी कंपनी के मामले में हमने बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी को देखा, हम ओनर्स इक्विटी को देखते हैं। मगर एक शेयर के मामले में अब जो देखेंगे वो उस एक शेयर का हिस्सा जिसे बुक वैल्यू पर शेयर कहते हैं, बुक वैल्यू। अब इससे आगे आप ध्यान देंगे अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर। ये दोनों नए टर्म ज़हन नशीन कर लिए। कॉन्सेप्ट वही है, नंबर भी वही है, बस पूरे बिजनेस के मामले में हम नेट इनकम और ओनर्स इक्विटी देखते थे। इंडिविजुअल शेयर्स के मामले में अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू देखते हैं। अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू को सारे आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट इनकम और ओनर्स इक्विटी ही आएगी। छोटे बिजनेस को आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक शेयर है
और वो पूरे का पूरा सोल प्रोप्राइटर के पास है, हमारी मिसाल में खदीजा के पास। इसलिए बिजनेस की पूरी नेट इनकम उसी की हो गई। नेट इनकम को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। वही बिजनेस जब 1000 हिस्सों में बढ़ गया, यानी 1000 शेयर हो गए, तो अब कंपनी की नेट इनकम 1000 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अब नेट इनकम के फिगर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और अर्निंग पर शेयर मिल जाएगी। यही हाल ओनर्स इक्विटी का करेंगे तो बुक वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। अब आते हैं वैल्यूएशन मॉडल्स पर। सबसे पहले रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक में प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेथड देखते हैं। जैसा कि नाम ही से जाहिर है, यहाँ स्टॉक की प्राइस का तखमीना वैल्यूएशन किसी दूसरे वेरिएबल के रिलेशन में करते हैं जो कि स्टॉक की कीमत के लिए रिलेवेंट और अहम हो। जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो जो कंपनी की अर्निंग होती है हम उसको लेने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, और वही अर्निंग पर शेयर हमारा इन्वेस्टर्स का होता है। तो कंपनी के शेयर्स की कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए वैल्यूएशन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि इन्वेस्टर ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो अर्निंग शेयर होल्डर्स को मुस्तकबिल में मिलने वाली है उसको हासिल करने के लिए कितनी कीमत अदा करनी पड़ रही है या कितनी कीमत अदा करनी चाहिए, या अर्निंग का कितना गुना कीमत अदा करनी चाहिए। कंपनी की अर्निंग का जितना गुना ज़्यादा आप कीमत अदा करेंगे, आपका रिटर्न परसेंटेज उतना ही कम होगा। जैसा कि पीछे हमने अपनी मिसाल में देखा था कि अगर आप 2 लाख अर्निंग का 10 गुना कीमत अदा कर रहे हैं तो आपका रिटर्न है 10%। अगर सिर्फ 5 गुना कीमत अदा कर रहे हैं तो आपका रिटर्न होता है 20%। यहाँ एक सवाल उठता है कि अर्निंग का कितना गुना कीमत अदा करनी चाहिए। उमूमन प्रोफेशनल इन्वेस्टर 15 से 20 गुना ज़्यादा कीमत अदा करने को एक्सेप्टेबल समझते हैं। उससे ज़्यादा अदा करना महंगा पड़ता है। यानी अगर कोई कंपनी 1 रुपया पर शेयर कमाती है तो उसको 15 से 20 रुपए के बीच में खरीदा जा सकता है। अगर अर्निंग पर शेयर 2 रुपया है तो उसको 30 से 40 रुपए के बीच में एक शेयर, एक हिस्सा खरीदा जा सकता है। अगर 15 रुपया है तो उसको 75 से 100 रुपए के बीच में खरीदा जा सकता है। गर्ज ये है कि जितना अर्निंग पर शेयर है उसका 15 से 20 गुना ज़्यादा कीमत अदा की जा सकती है। ये एक आम उसूल है, जनरल रूल है। अगर किसी कंपनी का मुस्तकबिल में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, यानी अभी तो कंपनी कम इनकम कमा रही है मगर नियर फ्यूचर में और ज़्यादा इनकम अर्निंग होने वाली है, तो इन्वेस्टर्स अभी से थोड़ा ज़्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। और इट मेक सेंस। मान लीजिए कि कोई कंपनी अभी स्टार्ट हुई है और मान लीजिए सिर्फ अभी 1 रुपया पर शेयर कमा रही है। आम उसूल के हिसाब से तो ये शेयर 15 से 20 रुपए में बिकना चाहिए। इससे ज़्यादा कीमत में एक्सपेंसिव हो जाएगा। मगर मुस्तकबिल में कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला और कंपनी मान लीजिए कि 5 रुपया पर शेयर कमाना शुरू कर देगी, फिर तो 15-20 रुपए में ख़रीदा गया शेयर बहुत सस्ता हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये अर्निंग पर शेयर देने वाले शेयर का सिर्फ 3-4 गुना कीमत ज़्यादा कीमत अदा करके यानी 15-20 रुपए में ख़रीदा गया था। फिर तो इस शेयर को ख़रीदने के लिए डिमांड बढ़ जाएगी और लोग ज़्यादा कीमतें देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वजह से शेयर्स हो सकता है अभी की मौजूदा 1 रुपया पर शेयर की अर्निंग का 50-60 गुना या उससे भी ज़्यादा कीमत पर बिक रहा हो। इसलिए किसी ग्रोथ कंपनी में जो अर्निंग अभी हो रही है उसका 15-20 गुना से ज़्यादा कीमत अदा की जा सकती है, क्योंकि जब बाद में कंपनी ज़्यादा कमाना शुरू कर देगी तो जो कीमत अभी ज़्यादा गुना लग रही थी वही कीमत कम गुना हो जाएगी। अब हम जानेंगे कैसे कि किसी कंपनी की अर्निंग का कितना गुना ज़्यादा कीमत अदा करनी चाहिए। इसके लिए मार्केट में आम उसूल है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है उस इंडस्ट्री का पीई रेशियो देख लें और फिर उस इंडस्ट्री के पीई रेशियो को कंपनी के पीई रेशियो के तकाबुल में कंपैरिजन में रखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर का कितना गुना ज़्यादा कीमत अदा करना एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए कि फार्मा इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है
तो इन्वेस्टर उस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली कंपनियों की थोड़ा ज़्यादा कीमत अदा करेंगे। मान लीजिए उस इंडस्ट्री का पीई है 25, यानी हर एक रुपये अर्निंग पर शेयर का लोग 25 गुना ज़्यादा कीमत अदा करने को तैयार हैं। तो उस इंडस्ट्री की कोई कंपनी का पीई अगर 35 हो, 35 हो, तो ये इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी बहुत महंगी, एक्सपेंसिव है। और अगर किसी कंपनी का पीई 20 है तो वो कंपनी सस्ती है। पीई कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर कैलकुलेट किया हुआ मिल भी जाता है आसानी। इसके लिए आप करंट मार्केट प्राइस देखते हैं और कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में जाकर अर्निंग पर शेयर देखते हैं और फिर करंट मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड, तकसीम कर देते हैं। जो नंबर आता है वही पी रेशियो होता है। जब भी आप किसी कंपनी का पी नंबर देखें तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आना चाहिए कि मौजूदा इन्वेस्टर उस कंपनी की हर एक रुपया अर्निंग का इतना गुना ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं जितना कि पी नंबर है। अगर आपने 30 रुपये में 6 चॉकलेट ली तो जब आप 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक चॉकलेट की कीमत मिल जाती है 5 रुपये। पर चॉकलेट की कीमत जानने का फ़ायदा ये होता है कि अब आप चाहे जितना भी चॉकलेट हो उसकी कीमत निकाल सकते हैं। उसी तरह कंपनी की पीई कैलकुलेट करके हर एक रुपये अर्निंग की कीमत कैलकुलेट करने के बाद चाहे जितनी भी अर्निंग पर शेयर हो उसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। पीई अगर 15 है, यानी हर एक रुपये अर्निंग पर शेयर के लिए 15 रुपये की कीमत लगाई जा रही है, तो अब कंपनी मान लीजिए 10 रुपये अर्निंग पर शेयर कमा रही है तो कीमत हो गई 150। अगर कंपनी 5 रुपये अर्निंग पर शेयर कमा रही है तो कीमत हो गई 75। और अर्निंग पर शेयर अगर 20 है तो कीमत हो गई 300। पी का नंबर जब भी देखें तो जान ले कि इन्वेस्टर कंपनी की हर एक रुपये अर्निंग पर शेयर का कितना गुना ज़्यादा कीमत देने को तैयार है। और दूसरी बात ध्यान में रखें कि उस इंडस्ट्री का पी क्या है, फिर जाकर अंदाज़ा लगाएं कि कंपनी एक्सपेंसिव, महंगी है या सस्ती। अक्सर नए इन्वेस्टर्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर एक शेयर 10 रुपये में मिल रहा है और किसी दूसरी कंपनी का शेयर 100 रुपये में मिल रहा है तो 10 रुपये वाला शेयर सस्ता है और 100 रुपये वाला शेयर महंगा है। ये गलती कभी ना करिएगा। कंपनियां अलग अलग होती हैं। कार 10 लाख में मिलती है और ट्रक 50 लाख में मिलती है, तो ये नहीं कह सकते कि कार सस्ती है और ट्रक महंगी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों की कमाई करने की सलाहियत अलग अलग है। टैक्सी से आप महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमाएंगे और ट्रक से 2-4 लाख रुपये कमा लेंगे। शेयर्स के सस्ते और महंगे होने का फैसला शेयर की कीमत नहीं बल्कि उसके कमाने की सलाहियत को देखकर करेंगे। एक कंपनी 10 रुपये अर्निंग पर शेयर कमा रही है और उसका शेयर बिक रहा है 200 रुपये में। उसी इंडस्ट्री की एक कंपनी जो 10 रुपये अर्निंग पर शेयर कमा रही है और उसका शेयर बिक रहा है 100 रुपये में, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूसरी कंपनी सस्ती है क्योंकि उसका पी सिर्फ 10 है और जबकि पहली कंपनी का पी 20 है। अभी हमने ये देखा था कि पी रेशियो अगर 15-20 है तो ये एक्सेप्टेबल, अगर इससे ज़्यादा है तो महंगा है। मगर अगर कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा है तो थोड़ा ज़्यादा पी भी एक्सेप्टेबल होता है और उसका लॉजिक भी देखा था। उसी तरह अगर किसी कंपनी का पी बहुत कम है, मान लीजिए पी रेशियो 10 है, तो ये कंपनी बहुत सस्ती है, मगर इसकी वजह भी हो सकती है। मसलन अगर कंपनी की मुस्तकबिल में तरक्की करने का कोई चांस ही ना हो या कम चांस हो, कंपनी की कमाई अर्निंग पर शेयर बढ़ने का कोई अच्छा मौका ना हो, तो कंपनी जितना कमा रही है उतना ही कमाती रहेगी, तो फिर ये तो बैंक के एफडी की तरह हो गई। उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है बैंक एफडी में लगा दें, वहाँ कम से कम सेफ रहेगा। कंपनी के केस में रिस्क भी है कि हो सकता है कंपनी का बिजनेस कभी ख़राब हो जाए तो जो कमा रही है उसमें भी कमी आ सकती है। इसलिए इन्वेस्टर उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर का ज़्यादा कीमत अदा करने को तैयार नहीं है। इसलिए जब आप किसी कंपनी का पी रेशियो 15-20 के बहुत ज़्यादा ऊपर देखें या बहुत नीचे देखें तो ऑटोमेटिक ये नतीजा ना अखज़ कर लें, इन्फर कर लें कि वो कंपनी महंगी है या सस्ती है। कंपनी जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है उस इंडस्ट्री का पी भी देख लें और फिर कंपैरिजन करें, मुआवजा करें।
उसूलन तो जिस कंपनी का पीई रेशियो 15-20 से ज़्यादा है वो महंगी है, इसमें कोई शक नहीं, और जिस कंपनी का पीई रेशियो 15-20 से कम है तो वो सस्ती है, नो डाउट। मगर कंपनी के महंगे या सस्ते होने की कोई माकूल वजह भी हो सकती है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर किसी कंपनी के महंगे बिकने की माकूल वजह है तो कितनी भी महंगी बिके और आप कितनी भी कीमत अदा करने को तैयार हो जाए। बहुत से शेयर सिर्फ इसलिए कि उनका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा है तो क्रेजी वैल्यूएशंस पर बिकते हैं, उनको बिल्कुल भी ना लें। आप कोई शेयर जितनी ज़्यादा पी पर लेंगे आपकी घबराहट उतनी ही बढ़नी चाहिए कि आप अपना पैसा उतना ही खतरे में डाल रहे हैं। खुलासा ये है कि स्टॉक वैल्यूएशंस के रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड में पीई रेशियो का कैलकुलेशन मौजूदा करंट मार्केट प्राइस को उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके हासिल किया जाता है, और इसका मतलब होता है कि कंपनी की हर ₹1 अर्निंग पर शेयर अर्निंग के लिए लोग उतना ही पैसा अदा करने के तैयार हैं जितना कि पी नंबर है। अब कंपनी एक्सपेंसिव है या चीप है, इसका फैसला उस कंपनी की इंडस्ट्री का पीई देखकर किया जाता है। उसूलन पीई जितना कम हो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न उतना ही हाई होगा, ज़्यादा होगा। पीई रेशियो जितना हाई होगा आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न उतना ही कम होगा। पीई रेशियो का इस्तेमाल बहुत आम है, आपको कंपनी और उस इंडस्ट्री का पीई फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक का एक दूसरा और बहुत ही अहम तरीका है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। पीई रेशियो में हमने स्टॉक की प्राइस को उस कंपनी की अर्निंग के रिलेशन में देखने की कोशिश की थी। प्राइस टू कैश फ्लो में हम प्राइस को कंपनी के कैश फ्लो के रिलेशन में देखते हैं। अब ये कैश फ्लो क्या होता है ये जान लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि कंपनियां अपनी परफॉर्मेंस कारकर्दगी का सारा अहवाल कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और 3 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को पेश करती हैं। हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का तारुफ हासिल किया था। अब आइए तीसरी रिपोर्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का तारुफ हासिल करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अहम है। इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना आपको प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में ले जाएगा। कितने रिटेल इन्वेस्टर्स इसे देखते ही नहीं और कितनों को तो पता भी नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। कंपनी अच्छी है या नहीं जानने के लिए कैश फ्लो देखना बहुत ज़रूरी है। हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा कि कंपनी की जो भी सेल्स होती है, रेवेन्यू आता है, उसमें हर खर्च और टैक्सेस अदा करने के बाद नेट इनकम का फिगर आता है। अच्छा, अगर कंपनियां सेल्स तो करती है मगर कस्टमर्स को उधार बेचती हैं, यानी सेल तो हो गई मगर पैसा नहीं आया, मगर इनकम स्टेटमेंट में पूरी सेल रिकॉर्ड कर ली जाती है। इसी तरह हमने देखा कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन नाम का खर्च डिडक्ट कर लेती है। कंपनी जो भी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट खरीदती है उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद वो मशीन या इक्विपमेंट बेकार हो जाता है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये करने के लिए कंपनी हर साल अपनी मशीनों या इक्विपमेंट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करती है और प्रॉफिट में से उतना पैसा माइनस कर देती है। डिप्रिसिएशन कई तरह से होता है। सबसे आसान तरीका ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक मशीन 10 लाख की है और उसकी टोटल लाइफ है 10 साल, तो कंपनी हर साल अपनी प्रॉफिट में से 1-1 लाख रुपया डिडक्ट करती रहेगी ताकि 10वें साल ये पुरानी मशीन एक्सपायर हो जाए तो उसको रिप्लेस कर दें। मगर नोट करने की बात यह है कि मशीन ऑलरेडी खरीदी जा चुकी है और उसकी पेमेंट हो चुकी है। हर साल कंपनी डिप्रिसिएशन चार्ज तो कर रही है मगर वो पैसा किसी को अदा नहीं किया जा रहा, वो कंपनी के पास ही है। हमने देखा कि उधार सामान बेचने के केस में कंपनी ने आमदनी तो दिखा दी मगर कोई कैश नहीं आया कंपनी में, और डिप्रिसिएशन के केस में कंपनी ने खर्च तो दिखा दिया, एक्सपेंस तो दिखा दिया, मगर कंपनी से बाहर कोई कैश नहीं गया। कस्टमर जब पैसा अदा करेगा तब कंपनी में कैश आएगा और कंपनी जब पुरानी मशीन को मुस्तकबिल में रिप्लेस करेगी तब जाकर मशीन खरीदने पर पैसा खर्च करेगी।
इन्हीं सब लिमिटेशंस, कमियों की वजह से एक्सपर्ट्स ने फील किया कि सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ही काफ़ी नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस को समझने के लिए और दूसरे स्टेटमेंट्स की भी ज़रूरत है। अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं तो एंड ऑफ द डे आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? यही ना कि बिजनेस से कितना कैश जनरेट हुआ निकला। 1987 के बाद से एक्सपर्ट्स की डिमांड के बाद कंपनियों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश करना शुरू कर दिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का फ्लो बताता है, यानी एक डेट से किसी दूसरी डेट के बीच में कंपनी में कितना कैश आया और कितना कैश गया। मसलन एनुअल कैश फ्लो बताएगा कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कंपनी में एक्चुअल कितना कैश आया और कितना कैश गया, यानी कैश में क्या तब्दीली आई। इनकम स्टेटमेंट के मुकाबले में कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहमियत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक मेडिकल स्टोर के मालिक हैं। शाम को आपकी वाइफ का फ़ोन आया, सलाम दुआ के बाद वाइफ ने पूछा कि आज कितनी सेल हुई। आपने बताया कि 1000 रुपये, और वाइफ ने पूछा कि उसमें से मुनाफा कितना हुआ, तो आपने बताया कि 400 रुपया। अब वाइफ ने कह दिया कि अच्छा, घर आते हुए आज एप्पल लाइएगा, बच्चे फल मांग रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हनी, सारी सेल तो उधार पर हुई है, मेरे पास तो सिर्फ घर वापस आने का किराया बचा है। मेरे खुद के एक दोस्त का मेडिकल स्टोर था जो होलसेल दवाओं की सप्लाई कर रहा था। अगर आप उस मेडिकल स्टोर का नेट इनकम स्टेटमेंट बनाते तो नतीजा निकलता कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सेल खूब हो रही है और सारा खर्चा माइनस करने के बाद नेट इनकम, नेट प्रॉफिट अच्छी खासी हो रही है। मगर अगर उसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते तो पता चलता कि बिजनेस की हालत बहुत ख़राब है। उधार, सेल और अकाउंट रिसीवेबल को ढंग से मैनेज न कर पाने की वजह से असल कैश का फ्लो बहुत ही गड़बड़ था। मेडिकल आखिरकार लॉस में जाकर बंद हो गया। बिजनेस मॉडल चाहे जितना अच्छा हो, बिजनेस को जारी रहने के लिए कैश फ्लो का होना ज़रूरी होता है। किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने से पहले एक आसान सी मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने घर के बारे में सोचिए और बताइए कि कैश का फ्लो, कैश का आना जाना किन किन जगहों, किन किन वजूहात से हो सकता है, कहाँ से कैश आ सकता है और कहाँ कैश जा सकता है की लिस्ट बनाइए। वीडियो रोककर थोड़ा वक्त दीजिए। हम यहाँ सिर्फ कुछ बड़े आइटम्स देखते हैं। कैश आने का सबसे बड़ा सोर्स तो आपकी, मान लीजिए जॉब करने वाले हैं तो सैलरी होगी। आपके घर में कैश उस सूरत में भी आ सकता है जब आप किसी से कर्ज ले लें। कैश उस सूरत में भी आ सकता है जब आप घर की कोई चीज़ बेच दें। इसी तरह घर से कैश बाहर जाने की एक वजह हो सकती है कि आप कुछ खरीदारी कर लें या आप अपना कर्ज अदा कर दें अगर कोई हो तो। हमें कैश फ्लो का जनरल आइडिया है। अब आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नजर डाल। कैश फ्लो से हमें ये जानकारी हासिल होती है कि कंपनी के रेगुलर ऑपरेशन सेल्स से कितना कैश निकलता है कि बिजनेस जारी रखा जा सके, और क्या इतना कैश निकलता है कि मौजूदा कर्जे जब अदा करने का वक्त आए तो अदा किया जा सकता है। कंपनी की असल कैश सिचुएशन जानने से हमें ये इस्तिंबात करने में आसानी होती है कि क्या कंपनी को नियर फ्यूचर में और फाइनेंसिंग, कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं, कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाएगी कि नहीं, और किसी नए मुनाफा कमाने के मौके, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखकर हम फौरन जान लेते हैं कि कंपनी कैश कैसे हासिल करती है और कैसे खर्च करती है। कंपनी ने उस साल कितना कर्ज लिया या पुराना कर्ज अदा किया, क्या कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए या अपने शेयर्स वापस खरीदे, क्या कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, मुनाफा दिया, बांटा, और दूसरे उलूम जो कंपनी की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पर असरअंदाज हो सकते हैं, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने से मालूम पड़ जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 कैटेगरीज होती हैं।
पहली कैटेगरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस कैटेगरी में कंपनी के ऑपरेशन, असल बिजनेस यानी सेल्स से होने वाली इनकम या एक्सपेंस से मुतालिक कैश का आना जाना इस कैटेगरी में आता है। ये दोनों आइटम हम कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी देखते हैं। सेल्स और फिर उससे मुतालिक सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद नेट इनकम का फिगर सारे इनकम और एक्सपेंस का खुलासा होता है। इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहला आइटम नेट इनकम ही आ जाएगा। मगर जैसा कि हमने देखा था कि नेट इनकम के फिगर में वो इनकम भी ऐड होती है जो नॉन कैश इनकम होती है, मसलन उधार क्रेडिट पर दी गई सेल। और नेट इनकम फिगर को कैलकुलेट करने के लिए वो खर्च एक्सपेंसेस भी डिडक्ट किए गए होते हैं जो नॉन कैश खर्च थे, मसलन डिप्रिसिएशन। चूंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एक्चुअल कैश का फ्लो कैप्चर करता है तो नेट इनकम में सारे नॉन कैश इनकम को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये कैश कंपनी को अभी मिला ही नहीं, और सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस खर्च को नेट इनकम में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये खर्च असल में हुए ही नहीं, कंपनी ने किसी को अदा ही नहीं किए। नेट इनकम में सारे नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्ट करने के बाद जो फिगर मिलता है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में लिख देते हैं। ये कैलकुलेट किया हुआ मिल जाता है, हम यहाँ सिर्फ समझने के लिए उसको ब्रेक कर रहे हैं। होप ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर है। नेट इनकम जो इनकम स्टेटमेंट में दिखाई गई है वो सारी कैश नहीं है, क्योंकि कुछ सेल उधार पर दी गई है और कुछ खर्च डिडक्ट किए गए थे जो कि असल में किसी को अदा ही नहीं किए गए। इसलिए नॉन कैश इनकम और नॉन कैश खर्च नेट इनकम में एडजस्ट करके असल कैश फ्लो को कैप्चर किया जा रहा है। ये तो कैलकुलेशंस की डिटेल है। हमको जनरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल नेट फिगर मिल जाता है। अब तक आप पर जाहिर हो गया होगा कि इस कैटेगरी का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कंपनी के ऑपरेशन से कंपनी में कैश की इनकमिंग हो रही है, यानी कैश जनरेट हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश आउटगोइंग खर्च को या तो नंबर के आगे माइनस साइन लगाकर या रेड कलर में या ब्रैकेट के अंदर लिखकर पेश किया जाता है। इस कैटेगरी में एक और चीज नोट करने की है कि पिछले कई सालों का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहिए और उससे कैश फ्लो के ट्रेंड को देखना चाहिए। अगर ये साल दर साल बढ़ रहा है तो ये अच्छा साइन है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, यानी ये अपनी ज़रूरियात ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएगी कि नहीं और बिजनेस को जारी रख पाएगी कि नहीं का इल्म होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इसके अंडर उस कैश का आना जाना दर्ज होता है जो कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्ट करती है, मसलन फैक्ट्री के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह खरीदना या किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना वगैरह। अगर कंपनी मशीन खरीदती है तो इसका मतलब है कैश आउटगोइंग है, यानी कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, यानी ये नंबर निगेटिव होगा, ब्रैकेट में होगा या रेड में होगा, जो कि अच्छा साइन है, क्योंकि नई फैक्ट्री, प्लांट या मशीनरी वगैरह में खर्च करने, इन्वेस्ट करने से मुस्तकबिल में ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सलाहियत हासिल होगी और कंपनी की सेल और प्रॉफिट बढ़ेगी। अपने बिजनेस को बढ़ाने फैलाने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। चूंकि खरीदने पर कैश बाहर जाएगा इसलिए ये नंबर नेगेटिव या माइनस में होंगे या ब्रैकेट में पेश किए होंगे। अच्छा, अगर इस कैटेगरी में आप पॉजिटिव नंबर देखें, यानी इस कैटेगरी में कंपनी में कैश का आना दिखे, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि कंपनी ने बिजनेस को चलाने वाली किसी चीज, फैक्ट्री, मशीन, जमीन या कोई इक्विपमेंट बेच दिया है, जो कि बैड साइन है। कंपनी अगर अपनी मशीनरी बेच रही है तो फिर मुस्तकबिल में प्रोडक्शन कैसे करेगी? इसलिए इस कैटेगरी में पॉजिटिव नंबर यानी कैश का आना दरअसल बुरी साइन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीसरी कैटेगरी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग।
इस स्टेटमेंट की दूसरी कैटेगरी में लफ्ज इन्वेस्टमेंट था और इस कैटेगरी में लफ्ज फाइनेंसिंग है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हम आम बोलचाल की ज़बान में भी लफ्ज फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। मसलन पूछते हैं कि क्या गाड़ी कैश में खरीदी है या फाइनेंसिंग करवाई है, यानी कर्ज पर ली है। इस कैटेगरी में शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, कर्ज देने वालों यानी कंपनी के मालिकों और कर्ज देने वाले लोगों मसलन बैंक वगैरह से रिलेटेड कैश के लेन देन को दर्ज किया जाता है। टेक्निकल टर्म में कहा जाता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को यहाँ लिस्ट किया जाता है। मसलन कंपनी ने अगर शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड पे किया अदा किया है तो ये बिजनेस से कैश की आउटगोइंग है, यानी ये नंबर माइनस में दिखेगा। ये अच्छी साइन है कि कंपनी जो है मुनाफा बांट रही है। या अगर कंपनी नया लोन लेती है तो ये बिजनेस में कैश की इनकमिंग है, यानी ये नंबर पॉजिटिव में देखा जाएगा। बिजनेस में कैश आ रहा है मगर कर्ज लेना तो अच्छा साइन नहीं है। इसी तरह अगर कंपनी अपना कोई कर्ज अदा कर रही है, पे कर देती है, तो ये कैश की आउटगोइंग है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, मगर ये अच्छी साइन है क्योंकि कंपनी पर कर्ज का बोझ कम हो रहा है। इसलिए इस कैटेगरी में नेगेटिव नंबर माइनस फिगर्स यानी कैश का आउटफ्लो अच्छा साइन है, पॉजिटिव है। खुलासा ये है कि पहली कैटेगरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश की इनकमिंग इनफ्लो होनी चाहिए और बाकी दोनों कैटेगरीज में कैश का आउटफ्लो आउटगोइंग होना चाहिए, तब ये अच्छी साइन है। अगर पहली कैटेगरी में नेगेटिव नंबर्स हैं, मनफी नंबर्स हैं, रेड हैं या ब्रैकेट में हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी के नॉर्मल बिजनेस से कैश नहीं निकल रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है। और दूसरी कैटेगरी में अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी में पैसा तो आ रहा है मगर ये कंपनी के बिजनेस को चलाने वाली किसी चीज़, किसी मशीन, प्लांट को बेच कर आ रहा है, जो कि बैड साइन है। और तीसरी कैटेगरी में अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी में पैसा तो आ रहा है मगर ये कंपनी या तो कर्ज ले रही है या नया शेयर इशू कर रही है, जो कि दोनों सूरतों में मौजूदा इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स के लिए बुरी साइन है। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो सबसे पहले नोट करें कि फर्स्ट कैटेगरी में पॉजिटिव नंबर और बाकी दोनों कैटेगरी में नेगेटिव नंबर रेड कलर में या ब्रैकेट में हैं कि नहीं। अगर हैं तो ये कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ इशारा करती है। इसके बाद फिर नंबर्स की साइज और पास्ट ट्रेंड देखें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितना ज़्यादा और बढ़ता हुआ ट्रेंड हो उतना ही अच्छा है। बाकी दोनों कैटेगरीज में नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने फैलाने के लिए ज़्यादा पैसा वापस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है और कंपनी अपना कर्जा उतार रही है और शेयर होल्डर्स को मुनाफा बांट रही है। अगर ये पैटर्न उल्टा दिखे, यानी पहली कैटेगरी में नेगेटिव नंबर ब्रैकेट में नंबर दिख जाए और बाकी कैटेगरीज में पॉजिटिव नंबर दिख जाए, तो बड़ी गड़बड़ की बात है, उस कंपनी से दूर रहिए। और इन तीनों कैटेगरीज का पास्ट और माजी का डेटा भी देखें और ट्रेंड का आइडिया लें। इससे कंपनी के मुस्तकबिल में परफॉर्मेंस करने की इंसाइट मिलेगी। मान लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है और हर साल बढ़ रहा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है फ्री कैश फ्लो, जो आजकल बहुत अहमियत हासिल कर रहा है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया। अब अगर आप पूरी 120 रुपए की सेल अपने इस्तेमाल में ले आते हैं तो फिर आपका बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा। इसके बरखिलाफ आपने सेल में से 100 रुपए जो सामान खरीदने में खर्च हो गए थे वो निकाल कर साइड में कर लिया और सिर्फ 20 रुपए जो मुनाफा हुआ था उसको अपने इस्तेमाल में खर्च कर लिया, तो इस हरकत से आप दोबारा 100 रुपए का सामान लाकर बेच सकते हैं और नफ़ा कमा सकते हैं। मगर ये तरीका भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है।
अगर पूरा मुनाफा बिजनेस से निकाल लेते हैं तो कल को जो सामान आप बेचते हैं, मान लीजिए वो महंगा हो गया, तो सिर्फ 100 रुपये में आप कम सामान खरीद कर ला पाएंगे और बेच पाएंगे, जिससे आपके मुनाफा कमाने की सलाहियत पर मंफी असर पड़ेगा। बिजनेस इस एक्टिविटी से भी कम होना शुरू हो जाएगा, बस रफ्तार थोड़ा धीरी होगी। अब अगला सवाल है कि किसी बिजनेस से कितना पैसा निकाला जाए कि बिजनेस भी अच्छे से चलता रहे और मुनाफा का ज़ाती इस्तेमाल भी होता रहे। नहीं, आप बिजनेस से पैसा भी निकालते रहें मगर बिजनेस कंटिन्यू रहे, जारी रहे। जवाब है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो कंपनी के नेट कैश का वो हिस्सा है जो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे बिजनेस के चलते रहने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरा नफ़ा नेट प्रॉफिट बिजनेस से निकालते रहेंगे तो मान लीजिए कल को कोई मशीन की लाइफ ख़त्म हो गई तो उसका रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगा। फ्री कैश फ्लो की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि दर हकीकत यही पैसा है जो बिजनेस के मालिकों शेयर होल्डर्स को मिलता रहे तो भी बिजनेस ज्यों का त्यों चलता रहेगा, जारी रहेगा। नेट इनकम या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बल्कि फ्री कैश फ्लो है जो कंपनी कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, शेयर होल्डर्स को वापस दे सकती है और ओरिजिनल बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। इसका कैलकुलेशन सादा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कंपनी को चलाते रहने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, मसलन नई मशीन का खरीदना वगैरह, उसको घटा देते हैं। जो मिलता है वही फ्री कैश फ्लो होता है। बहुत सी रिपोर्ट्स में ये कैलकुलेट किया हुआ मिल जाता है और वरना खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना और समझना अच्छी तरह सीख लीजिए। इसको बार बार देखिए ताकि याद हो जाए। पहली कैटेगरी में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए यानी पैसा आ रहा हो, बाकी दोनों कैटेगरीज में नेगेटिव नंबर होना चाहिए यानी पैसा जा रहा हो, तब समझें कि कंपनी अच्छी है। अब वापस अपने रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड के प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो पर आते हैं। जैसा कि पीई रेशियो के केस में स्टॉक की प्राइस को उसकी अर्निंग पर शेयर के रिलेशन में देखकर अंदाज़ा लगाते थे कि शेयर एक्सपेंसिव है या चीप, वैसे ही यहाँ स्टॉक की प्राइस को अर्निंग पर शेयर के बजाय कैश फ्लो के रिलेशन में देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि शेयर एक्सपेंसिव है या सस्ता। कॉन्सेप्ट सारा पीई जैसा ही है। चूंकि हमने देखा था कि नेट इनकम का फिगर और असल कैश की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो स्टॉक प्राइस को असल कैश प्रॉफिट से कंपेयर करके देखा जाता है कि सस्ता है या महंगा। प्राइस तो वही करंट मार्केट प्राइस है जिस कीमत पर शेयर उस वक्त बिक रहा होता है। अलबत्ता कैश फ्लो में कोई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस्तेमाल करता है तो कोई फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का इस्तेमाल और बेहतर नतीजा देता है क्योंकि यही कैश है जो शेयर होल्डर्स ले सकते हैं और बिजनेस वैसा ही चलता रहेगा। क्योंकि मालिकों के लिए ये ज़रूरी है कि बिजनेस जारी रहे, तो असल में उनकी बिजनेस से सिर्फ फ्री कैश फ्लो की ही सालाना इनकम हो रही है। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे हकीकतन कितना पैसा सालाना मिल रहा है और इसके लिए मैं कितना गुना कीमत अदा कर रहा हूँ या करना चाहिए। ये तरीका पीई के तरीका से बेहतर है क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो आप समझ रहे हैं कि आपकी बिजनेस से इनकम है, वो दरअसल सिर्फ एक अकाउंटिंग टर्म है। असल में मिल रहा है सिर्फ फ्री कैश फ्लो। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो के नंबर से जो नतीजा निकालना है वो सब वही है जो हमने पी रेशियो डिस्कस करते हुए देखा था। शेयर की जब कीमत की बात हो तो सिर्फ कीमत नहीं देखते, प्राइस नहीं देखते, बल्कि प्राइस को उसकी अर्निंग या कैश फ्लो के रिलेशन में देखते हैं। जब आप गाय खरीदते हैं तो सिर्फ कीमत नहीं पूछते, ये भी पूछते हैं कि दूध कितना देती है। या कुर्बानी के लिए बकरा सिर्फ कीमत नहीं बल्कि उसके वजन का भी अंदाज़ा लगा कर देखते हैं, तब फैसला करते हैं कि ये महंगे हैं या सस्ते, प्रीमियम पर मिल रहे हैं या डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। शेयर्स के मामले में यही इल्म पीई रेशियो या प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो से मिलता है। बॉटम लाइन ये है कि हर 1 रुपए की कमाई को हासिल करने के लिए आप जितनी कम से
कम कीमत अदा करेंगे आपका रिटर्न उतना ही ज़्यादा रहेगा, आपका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा रहेगा। 5 रुपया पर शेयर कमाने वाली कंपनी अगर 50 रुपये में मिल रही है और 10 रुपया पर शेयर कमाने वाली एक कंपनी 200 रुपये में मिल रही है, तो बेहतर है कि 5 रुपया कमाने वाली कंपनी को 50 रुपये में खरीद लें, क्योंकि यहाँ हर 1 रुपया अर्निंग कमाई के पीछे आप सिर्फ 10 गुना कीमत अदा कर रहे हैं, प्रोवाइडेड दोनों कंपनियों की फ्यूचर ग्रोथ कमोबेश एक जैसी रहेगी। और हाँ, इन रेशियोज को पूरी इंडस्ट्री के एवरेज रेशियो से कंपेयर करना ना भूलें। सिर्फ कंपनी का पीई रेशियो देखने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। रिलेटिव वैल्यूएशन का अगला मेथड है प्राइस टू सेल्स रेशियो। मैंने खुद इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है, मगर इसका लॉजिक समझना कुछ मुश्किल नहीं है। इस टेक्निक में जैसा कि फॉर्मूले से ही पता चलता है कि स्टॉक की मौजूदा प्राइस को कंपनी की सेल के रिलेशन में देखा जाता है। चूंकि सेल का फिगर नीचे है तो फार्मूला हल करने के बाद जो नंबर आएगा वो ये बताएगा कि हर 1 रुपए की सेल पर कितनी गुना ज़्यादा कीमत अदा की जा रही है। चूंकि कंपनी में चाहे अर्निंग पर शेयर हो, नेट इनकम हो, प्रॉफिट हो या कैश फ्लो, बात तो शुरू सेल्स से ही होती है, इसलिए प्राइस को सेल्स के मुकाबले में भी देखते हैं। अगर नीचे वाला फिगर यानी सेल्स हाई हो तो प्राइस टू सेल्स रेशियो कम होगा, यानी हर एक रुपए की जाने वाली सेल्स के लिए आप कम कीमत अदा कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। सिंपल मैथ है, अगर आप 100 प्राइस को 10 सेल से डिवाइड कर दें तो रेशियो 10 आएगा, मगर अगर 100 प्राइस को 25 सेल से डिवाइड करेंगे तो रेशियो 4 आएगा। मुझे ये रेशियो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। अगर किसी कंपनी की सेल बहुत हाई हो तो एक दी गई कीमत पर प्राइस टू सेल्स रेशियो कम होगा, जो कि फेवरेबल दिखेगा। मगर अगर कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, यानी हर 100 रुपए की सेल पर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ सेल खर्च ही बहुत ज़्यादा हो, तो इस रेशियो के कम होने से कंपनी के सस्ते होने का धोखा हो सकता है। 2 कंपनियां हों और दोनों की प्राइस और सेल्स बिल्कुल सेम हो तो उनका प्राइस टू सेल्स रेशियो भी सेम निकलेगा, जो बताएगा कि इन दोनों कंपनियों का वैल्यूएशन सेम है। मगर अगर पहली कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 10% हो और दूसरी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% हो तो हर 100 रुपए की सेल पर पहली कंपनी सिर्फ 10 रुपए कमा रही है, जबकि दूसरी कंपनी 40 रुपए कमा रही है। मगर प्राइस टू सेल्स देखकर पता लगेगा कि दोनों में से कोई भी शेयर खरीदा जा सकता है, बात एक ही होगी। रिलेटिव वैल्यूएशन का अगला मेथड है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट जिसे जानना और समझना बहुत अहम है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कुछ अथॉरिटीज हैं जिन्हें टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से एक हैं बेंजामिन ग्राहम। उनकी एक बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसे इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहा जाता है, और एक दूसरी किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये वर्ल्ड फेमस किताब है, अगर अंग्रेजी आती है तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। और एक और नाम है वॉरेन बफेट। ये दुनिया का सबसे कामयाब इन्वेस्टर है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है, और उसने ये पैसा सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कमाया है। ये बेंजामिन ग्राहम का शागिर्द है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रमोट किया है जिसे ये लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। उसको देख लेते हैं। हमने खदीजा की कॉफ़ी शॉप के डिस्कशन में उसके बिजनेस की बैलेंस शीट बनाई थी, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी का फिगर देखा और डिस्कस किया था। अगर आज के आज बिजनेस बंद हो जाए तो बिजनेस को लिक्विडेट कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए,
यानी बिजनेस का सारा सामान पीस बाय पीस बेच दिया जाए तो खदीजा के हाथ क्या लगेगा। कंपनी की मिल्कियत में जो भी एसेट है वो सब खदीजा का नहीं होगा, क्योंकि उनमें से कुछ एसेट को हासिल करने के लिए कर्ज लिया गया था। जब बिजनेस वाइंड अप होगा, बंद होगा, तो सबसे पहले जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा अदा किया जाएगा, और इन सब के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो ओनर्स को मिलेगा। और एसेट्स और उसमें से सारी लायबिलिटीज को निकालने के बाद जो बचा था उसको ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी का नाम दिया जाता है। यानी बिजनेस खत्म होने की सूरत में ओनर्स को सिर्फ ओनर्स इक्विटी वाला अमाउंट ही मिलेगा। फिर उससे आगे हमने देखा था कि पूरे बिजनेस के केस में जहां सिर्फ एक ओनर सोल प्रोप्राइटर है, यानी सिर्फ एक ही हिस्सा शेयर है, वहां ओनर्स इक्विटी उस मालिक का होता है। मगर कंपनियों जिनके बहुत से हिस्सेदार शेयर होल्डर्स होते हैं, उस केस में उसी ओनर्स इक्विटी को जितने शेयर होते हैं से डिवाइड करके पर शेयर फिगर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम बुक वैल्यू का कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कोई बिजनेस खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि उस कंपनी में ओनर्स इक्विटी क्या है, यानी अगर शेयर खरीदने जा रहे हैं तो बुक वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर बिजनेस या कंपनी बंद हो गई तो यही पैसा है जो आपको वापस मिलेगा। अब आप ये देखिए कि उस बिजनेस के लिए आप कितना असल में कीमत अदा कर रहे हैं। अगर ओनर्स इक्विटी कम है और आप ज़्यादा प्राइस अदा कर रहे हैं तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, कम है, या कह लें खतरा ज़्यादा है। मसलन अगर किसी बिजनेस में ओनर्स इक्विटी सिर्फ 70,000 हो और आपने उस बिजनेस का 2 लाख रुपया अदा किया और उसी दिन कंपनी बंद हो गई तो आपको सिर्फ 70,000 ही वापस मिलेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। इसके बरखिलाफ अगर आपने सिर्फ 1 लाख अदा किया था तो बिजनेस अगर बंद भी हो गया तो भी आपको 70,000 मिल जाएंगे। यानी यहाँ सब कुछ बिकने और कर्ज अदा करने के बाद आपको 70,000 मिल रहा है, यानी खतरा कम है, या कह लें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हालत बेहतर है। ग्राहम का तो कहना था कि किसी कंपनी को उसकी बुक वैल्यू का 2/3 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। यानी बुक वैल्यू अगर 100 रुपये है तो 66 रुपये से ज़्यादा में उस कंपनी को के शेयर्स को नहीं खरीदना चाहिए। उसूलन तो ये बात ठीक है, मगर असल ज़िंदगी में लोग बुक वैल्यू से ज़्यादा ही कीमत अदा करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बिजनेस कौन सा बंद होने वाला है। इसलिए क्या कीमत अदा करनी चाहिए का फैसला कंपनी की अर्निंग पावर, यानी कितना मुनाफा कमाती है, से होगा। इन एनी केस ये जान रखिए कि कंपनी की बुक वैल्यू से जितना ज़्यादा कीमत आप अदा करेंगे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ही कम होगी, और मैनेजमेंट गलती भी कर सकता है और बिजनेस बंद भी हो सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट यही है कि हर 1 रुपये बुक वैल्यू पर आप कितना गुना ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। अगर ये रेशियो बहुत हाई है तो इसका मतलब है कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर जितनी है आपको शेयर भी उतने ही में मिल रहा है तो थियोरेटिकली आपका कोई खतरा नहीं। बिजनेस चला तो प्रॉफिट होती रहेगी, और बिजनेस वाइंड अप भी हो गया तो कंपनी के पास इतना खुद का एसेट है कि आपने जितने में शेयर खरीदा था उतना वापस आपको मिल जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मसलन आप एक पुरानी सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, कोई बहुत पुराना मॉडल आपको 1 लाख में मिल रहा है, मगर आपको पता नहीं है कि आगे कितने दिन तक ये चलेगी भी कि नहीं चलेगी। अब कोई आपको बताए कि अगर इस कार को भंगार में भी बेचेंगे तो भी 70,000 मिल जाएगा, सब सामान, टायर, इंजन, बॉडी वगैरह तो इतने की है। अब इस केस में आपको लगेगा कि अगर गाड़ी खरीद लूं और नहीं भी चली तो भी सिर्फ 30,000 का ही नुकसान होगा, यानी खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है। ये दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है थोड़ा। इस मेथड में एक लिमिटेशन ये है कि कंपनी के पास जो एसेट होते हैं उनकी कीमत जिस वक्त वो खरीदे गए होते हैं उस वक्त की कीमत पर बैलेंस शीट में दर्ज किए गए होते हैं, मगर आज मौजूदा वक्त में हो सकता है उनकी कीमत बदल चुकी हो। मान लीजिए एक कंपनी ने ज़मीन खरीदी 1 लाख की, अब वो अपना
लैंड एसेट शो करेगी 1 लाख, मगर हो सकता है उस ज़मीन की कीमत अब बढ़ गई हो। इसी तरह उसने मशीन खरीदी थी 50,000 में, अब वो तो एसेट के अंडर 50,000 की ही मशीन दिखाएगी, मगर असल में मशीन पुरानी होकर कम वैल्यू की हो गई होगी। ये वैल्यूएशन टेक्निक बैंक्स के स्टॉक को वैल्यू करने के लिए बहुत सुटेबल है, क्योंकि बैंक्स की एसेट और लायबिलिटीज कैश और बॉन्ड्स वगैरह ही होती है, तो जो बुक वैल्यू होती है वही असल वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, कम और बेश। अब हम स्टॉक वैल्यूएशन की दूसरी टेक्निक डिस्काउंटेड कैश फ्लो को डिस्कस करते हैं। इससे इस टेक्निक से स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम की जाती है, असल वर्थ मालूम की जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस दो अलग अलग चीजें हैं, इसको हम इंट्यूटिवली समझते हैं। मसलन मैं आपको एक पेंसिल दिखाऊं और कहूं कि ये मैंने 100 रुपए में खरीदी है, तो आप फौरन कहेंगे कि तुमने महंगी ले ली, इसकी वैल्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो 10 रुपए होगी। अब आप यहाँ पेंसिल की असल वर्थ इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। इस वैल्यूएशन मेथड का कॉन्सेप्ट यह है कि आप एक एसेट, स्टॉक, बॉन्ड जो भी हो, की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करिए और फिर देखिए कि मार्केट में वो किस प्राइस पर अभी मिल रहा है। अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो शेयर ओवर वैल्यूड, महंगा है, मत खरीदिए। और अगर करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो शेयर अंडर वैल्यूड है, सस्ता है, चीप है, खरीद लीजिए। किसी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम कैसे करते हैं? मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों आइसक्रीम की गाड़ी लेकर आइसक्रीम बेचते हैं। एक भाई के पास गांव के एक स्कूल के सामने आइसक्रीम बेचने का इजाजतनामा है, लाइसेंस है, और दूसरे के पास शहर के एक कॉन्वेंट स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने का लाइसेंस है। दोनों की गाड़ी बिल्कुल सेम है, एक गाड़ी की कीमत 10,000 रुपये है और इजाजतनामा की प्राइस 500 रुपये है। अब किसी वजह से ये दोनों भाई अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, उन्हें गाड़ी कितने में बेचनी चाहिए, और अगर आपको खरीदना है तो आप कितने में खरीदेंगे? नया लाइसेंस नहीं मिलता, अगर किसी को बिजनेस करना है तो वही गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। सबसे आसान जवाब जहन में आएगा कि गाड़ी की कीमत 10,000 है और उसमें मान लीजिए कि 1,000 की आइसक्रीम पड़ी हुई है और 500 रुपये का परमिट है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 11,500 रुपये। यानी एक आइसक्रीम गाड़ी की असल वर्थ इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 11,500 रुपये। आपको क्या लगता है, ये वैल्यूएशन ठीक है? और क्या आप इन दोनों में से किसी भी गाड़ी को ले लेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि जो भाई गांव के स्कूल में आइसक्रीम बेचता है उसकी डेली की सेल होती है 1,000 रुपया और प्रॉफिट होती है 500 रुपया, और दूसरे भाई की सेल होती है 3,000 रुपया और प्रॉफिट होती है 1,500 रुपये, क्योंकि कॉन्वेंट में रिच स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ज़्यादा महंगी वाली आइसक्रीम खाते हैं। अब बताइए कि क्या पहले वाला मेथड जिसमें हमने गाड़ी और उसमें जो आइसक्रीम और इजाजतनामे की कीमत जोड़कर पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन किया था सही है? अगर दोनों गाड़ियां एक ही कीमत पर बिक रही हैं तो दूसरे भाई की गाड़ी खरीदना ज़्यादा नाफा बख्श होगा। मॉडर्न फाइनेंस में किसी एसेट, बिजनेस, स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू उस एसेट, बिजनेस या स्टॉक से मुस्तकबिल में मिलने वाले सारे कैश फ्लो, आमदनी की प्रेजेंट वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। यानी उस बिजनेस या स्टॉक से मुस्तकबिल में मिलने वाले सारे कैश फ्लो, आमदनी की जो प्रेजेंट वैल्यू आज है, वही उस एसेट, स्टॉक की असल वर्थ, इंट्रिंसिक वैल्यू है। या इसको यूं कह लें कि किसी बिजनेस
या स्टॉक से जो भी आमदनी होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जो नंबर आएगा वही उस एसेट है, स्टॉक की असल कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू है। खुलासा ये है कि किसी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू असल वर्थ का फैसला उसकी अर्निंग पावर से होगा। यहाँ एक नया टर्म प्रेजेंट वैल्यू इस्तेमाल हो गया, उसको देख लेते हैं। अगर आप 100 रुपया बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें 10% इंटरेस्ट रेट पर, तो 1 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? आप फौरन जान लेते हैं कि 110 रुपया। अगर 2 साल के लिए डिपॉजिट करें तो कितना मिलेगा? 121 रुपया, है ना। 100 रुपया पहले साल बढ़कर 110 हो जाएगा, फिर 110 अगले साल 10% बढ़ेगा, यानी 11 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 121 रुपया। 3 साल का डिपॉजिट करेंगे तो कितना होगा? 5 साल का करेंगे तो कितना होगा? ये कॉन्सेप्ट तो हम सब आसानी से समझते हैं। ये असल में हमने क्या किया, हमने आज यानी प्रेजेंट मौजूदा वक्त के 100 रुपए की मुस्तकबिल यानी फ्यूचर वैल्यू निकाल ली। 1 साल के बाद यानी फ्यूचर में जो 100 रुपया आज है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब भी पैसे और वक्त की बात हो तो आप रूल ऑफ 72 याद रखें। जो भी इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न होगा उस नंबर से 72 को डिवाइड कर दें। जो नंबर आएगा उतने साल में उस रेट पर पैसा डबल हो जाएगा। मसलन आप 100 रुपया बैंक में 8% के रेट पर डिपॉजिट करते हैं तो 72 को 8 से तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें तो 9 आता है, यानी 9 ईयर्स में आपकी फिक्स डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यही अगर इंटरेस्ट रेट 12% होता तो 6 ईयर में पैसा डबल हो जाता। ये रूल ऑफ 72 बहुत हैंडी है, इसको ध्यान में रखें। यहाँ हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम थी और हमें एक इंटरेस्ट रेट मालूम हुआ, तो उससे हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। जब हम किसी पैसे की प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो किसी फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस प्रोसेस पलट दें। यानी हमारी मिसाल में हम कह सकते हैं कि आज से 1 साल के बाद मिलने वाले 110 रुपए की आज की वैल्यू 100 रुपए है। यानी कोई आपको आज 100 रुपया दे दे या 1 साल के बाद 110 रुपया दे दे, बात एक ही है। अगर कोई आज देता है तो उसको आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो 10% के हिसाब से बढ़कर वो 110 हो जाएगा, या कोई आपको सीधा 1 साल के बाद ही 110 रुपया दे दे, बात एक ही हुई। इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। यही प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। आज के मसलन 100 रुपए को हर साल कंपाउंड करके फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं और मुस्तकबिल के मसलन 100 रुपए को डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में मिलने वाले सारे कैश फ्लो आमदनी इनकम की आज की डेट में क्या वैल्यू है वही उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब हमें ये जानना है कि कंपनी से फ्यूचर में कितना कैश फ्लो मिलने वाला है और एक इंटरेस्ट रेट जिसे टेक्निकल टर्म में डिस्काउंट रेट कहा जाता है, और बस प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन बहुत आसान है। एक्सेल में फॉर्मूला डालेंगे और डेटा इनपुट करेंगे तो 1 सेकंड में जवाब मिल जाएगा। मगर आपको याद होगा कि वैल्यूएशन के टॉपिक के शुरू में हमने कहा था कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड सबसे बेहतर और सही तरीका है किसी स्टॉक की असल वर्थ इंट्रिंसिक वैल्यू को जानने का, मगर ये सबसे मुश्किल काम है। जैसा कि आपने नोट किया, हमें 2 डेटा चाहिए, कंपनी से मिलने वाला फ्यूचर कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट। इन दोनों डेटा को हासिल करना ही सबसे मुश्किल हो जाता है। बाय डेफिनेशन डिस्काउंट रेट तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आपको याद है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हमको यानी कम से कम कितना रिटर्न मांगना चाहिए किसी इन्वेस्टमेंट से। इन्फ्लेशन रेट जितना है उतना तो मिलना ही चाहिए।
उसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिलता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट उससे कम दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, तो उसमें क्यों इन्वेस्ट करें, सीधा गवर्नमेंट बॉन्ड ही में क्यों ना कर लें, यहाँ सेफ्टी भी है और ज़्यादा रिटर्न भी। अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट में खतरा है तो उसका प्रीमियम भी मिलना चाहिए, तभी तो हम उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे, जिसे टेक्निकल टर्म में रिस्क प्रीमियम या शेयर्स के केस में इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। खुलासा ये है कि हमको जो रिटर्न बिना रिस्क उठाए गवर्नमेंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड में मिल रहा हो, वो रिटर्न प्लस जो रिस्क हम ले रहे हैं उसका रिस्क प्रीमियम, दोनों का जोड़ ही हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। ट्रेडिशनली ये गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड पर जो रिटर्न है उसको रिस्क फ्री रिटर्न मानकर उसमें इक्विटी रिस्क प्रीमियम जोड़कर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हासिल किया जाता है। टेक्निकली जीरो कूपन बॉन्ड को के रिटर्न को रिस्क फ्री रेट मानना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो डिफॉल्ट रिस्क है और ना रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। इक्विटी रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए जरूरी डेटा मिलना यही मुश्किल होता है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम कम से कम 5 to 6% होना चाहिए। किसी एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट में देखकर अंदाजा लगाते हैं कि मौजूदा वक्त में कितना इक्विटी रिस्क प्रीमियम चल रहा है। टेक्निकली जितना ज़्यादा रिस्क होगा, रिस्क प्रीमियम उतना ही ज़्यादा होगा, और ये कॉमन सेंस की बात है। आप जवान हैं, तंदुरुस्त हैं और मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा, मगर आप अपने बूढ़े वालिदैन पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो उनका प्रीमियम हाई होगा, क्योंकि उनके केस में इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा रिस्क ले रही है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां तो शायद उनका इंश्योरेंस ही ना करें। एनीवे, रिस्क इक्विटी रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करना तो पहला मसला हो गया। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी रिस्क प्रीमियम हर हाल में ऐड करना चाहिए, फिर जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाए इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी बढ़ते रहना चाहिए। बड़ी लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियों में थोड़ा कम इक्विटी रिस्क प्रीमियम होगा और मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा, और छोटी कंपनियों स्मॉल कैप्स में और ज़्यादा। इंडिया के केस में रिस्क फ्री रेट भी रिस्क फ्री नहीं है। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग भी बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पहले लेवल पर है। एक लेवल और नीचे चली जाए तो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो जाएगी। जो मुल्क हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग AAA रेटिंग रखते हैं उनका बॉन्ड रेट रिस्क फ्री कहा जाता है। यहाँ पर फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना एक और बड़ा मसला बन जाता है। इसके बाद बारी आती है कंपनी से मुस्तकबिल में कैश फ्लो, मिलने वाले कैश फ्लो इनकम को कैलकुलेट करना। अब किसी को क्या पता कि मुस्तकबिल कैसा होगा। पास्ट माजी की परफॉर्मेंस को देखते हुए मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जाता है, मगर एंड ऑफ द डे ये है तो सिर्फ अंदाज़ा ही। मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फ्यूचर कैश फ्लो बस एजुकेटेड गेस होता है जो काम चलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, मगर कोई गारंटी नहीं है कि जो कैश फ्लो की फोरकास्टिंग हुई है वो सही हो और कंपनी मुस्तकबिल में वाकई उतना ही या उसके आसपास ही कमाए। और यहाँ इस पॉइंट पर अक्सर एक्सपर्ट्स भी गलती कर जाते हैं। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि कंपनी वैल्यूएशन में, कंपनी एनालिसिस में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल और अंडरस्टैंडेबल हो, यानी उसकी सेल्स वगैरह स्टेबल हो, वक्त के साथ बढ़ती रही हो, तो उससे हम को अंदाज़ा लगाने में थोड़ा इजी हो जाता है कि फ्यूचर में भी अर्निंग का क्या ट्रेंड होगा। अगर कंपनी का बिजनेस स्टेबल नहीं है, किसी साल सेल ज़्यादा है, किसी साल कम है, फिगर्स यहाँ वहाँ हैं, तो उसको फिर आप फ्यूचर में प्रोजेक्शन करना मुश्किल होता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बिजनेस, कंपनी का बिजनेस आप समझ सकें, अंडरस्टैंडेबल हो और स्टेबल हो, और उसकी एक ऑपरेटिंग हिस्ट्री हो जिसकी बुनियाद पर एटलीस्ट आप थोड़ा हाई कॉन्फिडेंस से कह सकें कि फ्यूचर में
सेल्स रेवेन्यू होने के क्या क्या चांसेस हैं। एनीवे, तो हमने देखा कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से किसी स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट रेट और मुस्तकबिल में मिलने वाला कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो कौन सा होगा, इसी बुनियाद पर अलग अलग मेथड का अलग अलग नाम है, बाकी कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सेम है। कंपनी से शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। अगर सारे मिलने वाले डिविडेंड को ही सारा कैश फ्लो मान लिया जाए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। इस वैल्यूएशन मेथड को डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहा जाता है, डीडीएम कहा जाता है। ये बहुत पॉपुलर है, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी कंपनियां जो ग्रो कर रही होती हैं तो मुनाफा कमाती हैं, तो वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की शक्ल में नहीं देती, बल्कि वापस बिजनेस को बढ़ाने फैलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसे हमने रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जाना था। इससे भी शेयर होल्डर्स के बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है। मसलन एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो गई, डिविडेंड भले ही ना मिला हो, मगर बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई और मुस्तकबिल में ज़्यादा मुनाफा की गुंजाइश हो गई। जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती उसका वैल्यूएशन करना डीडीएम के तहत मुश्किल हो जाता है। दूसरा मेथड है कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो को इस्तेमाल करके स्टॉक का वैल्यूएशन निकाला जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाए। इस मेथड को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो कहते हैं। कैलकुलेशन एक ही है, बस कैश फ्लो में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी बुनियाद पर नाम अलग अलग है। फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो हम चाहें तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी ले सकते हैं। इसका लॉजिक ये है कि उस फ्री कैश फ्लो को कमाने के लिए कंपनी को किस कॉस्ट पर कैपिटल पूंजी मिली थी, इसे डिस्काउंट करके अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी वैल्यू आज क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना थोड़ा टेक्निकल स्टेप हो जाता है। हम लोग अपने मास्टर्स की डिग्री के दौरान ये कैलकुलेट किया करते थे। मैंने यहाँ इन सब का जिक्र प्रेजेंटेशन को एक मुकम्मल शेप देने के लिए कर दिया है। इन कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इश्यूज से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूएशन की शुरुआत रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड से करिए, जो कि आसान है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ता जाए अपनी एजुकेशन जारी रखिए। कोई आपको टिप दे कि फलां शेयर इस प्राइस पर खरीद लो, तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। टिप पर इन्वेस्ट तो करना नहीं है, मगर एटलीस्ट आप वैल्यूएशन जाकर देख सकते हैं कि एक्सपेंसिव है या चीप। बाकी शेयर खरीदने का फैसला तो आप अपनी पूरी रिसर्च करके ही खरीदें। कंपनी को समझ लें, मैनेजमेंट को परख लें, वैल्यूएशन देख लें, फिर इन्वेस्ट करें। ये करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना रिसोर्स वसाइल नहीं है कि वो कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो की फोरकास्ट कर सकें। इसके लिए हमें कंपनी को ट्रैक करने वाले एनालिस्ट की फोरकास्ट को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम उन्हीं की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट भी और उनका कैलकुलेशन भी इस्तेमाल करके देख लेंगे कि वो लोग क्या एस्टिमेट कर रहे हैं। उन पर ईमान नहीं लाना है, क्योंकि वो भी ये सब सिर्फ गेस किए हुए हैं, मगर एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स ऑनलाइन ढूंढो तो अक्सर मिल जाती है, जिनसे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। उनका इस्तेमाल सिर्फ इंफॉर्मेशन जानने के लिए करिए, उनके मशवरों पर खरीदो फरोख्त नहीं करना है। बस जो डेटा इंफॉर्मेशन उसके अंदर है उनका अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करना है। ये सब थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मगर वर्थ है। आपको सिर्फ 5-10 कंपनियों की ज़रूरत है अपनी माशी हालत बदलने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में 5 से 10 अच्छी कंपनियों को अच्छी कीमत पर ख़रीद लें तो यही काफ़ी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था स्टॉक इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला करने के लिए की जाने वाली तहकीक का
रिसर्च एनालिसिस का पहला तरीका, जिसे फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। टू रिकैप, अब तक के प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें जो उलूम दरकार हैं वो ये जानना है कि कौन कौन से फैक्टर किसी कंपनी के मुस्तकबिल के मुनाफा पर असरअंदाज होते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले कंपनी जिस इकॉनमी में ऑपरेट कर रही है उसका तज्जिया एनालिसिस करना सीखा, ताकि मालूम कर सकें कि इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फल फूल रही है, तरक्की कर रही है या सुकड़ सिमट और बिखर रही है। इसके बाद कंपनी जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है उसका तज्जिया एनालिसिस करना सीखा, ताकि जान सकें कि इंडस्ट्री भी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में इकॉनमी जा रही है, या किसी और डायरेक्शन में, या उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। फिर प्रॉमिसिंग और डिज़ायरेबल इंडस्ट्री पा लेने के बाद उस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली कंपनियों की एनालिसिस करना सीखा, ताकि विनिंग स्टॉक्स को पहचान सकें जिनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बेहतरीन हो और जो बेहतरीन लीडर्स मैनेजमेंट के हाथों में है। और फिर उन अच्छी कंपनियों को किस कीमत पर खरीदना चाहिए को जानने के लिए स्टॉक वैल्यूएशन सीखा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल हैं और अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो पाएंगे कि ये सब आप ऑलरेडी जानते थे और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में उसे देख चुके हैं। मसलन स्टॉक वैल्यूएशन के डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में हमने देखा कि किसी एसेट की असल वर्थ इंट्रिंसिक वैल्यू का फैसला उसकी फ्यूचर अर्निंग से किया जाता है। मुस्तकबिल में मिलने वाले कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की कीमत क्या है ही उस एसेट की असल वर्थ है। पहली बार तो शायद आपको लगेगा कि ये नया कॉन्सेप्ट है, मगर गौर करिए कि आपने ये कहाँ देखा है। चलिए मैं एक हिंट देता हूँ, शादी। इनकेस किसी को समझ में ना आया हो तो जहेज इंडस्ट्री को देखें। जहेज लेने वाले और देने वाले इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ही तो फैसला करते हैं कि कितना जहेज लेना और कितना जहेज देना है। क्लर्क 5 लाख लेता है तो गवर्नमेंट टीचर 8 लाख लेता है, तो डॉक्टर 20 लाख लेता है, तो इंजीनियर 10 लाख लेता है। प्रेजेंटेशन में अब तक जो भी डिस्कस हुआ है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इन सारी मालूमात का निचोड़ समरी भी देख लेते हैं। इकॉनमी, एक अच्छी इकॉनमी की खुसूसियातें हैं। मुल्क में सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, हाई जीडीपी ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट लो हो, कम हो, बजट बैलेंस सरप्लस हो या फिस्कल डेफिसिट कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो हो, करेंसी स्ट्रांग हो, मॉनसून अच्छा हो, एफडीआई बढ़ रहा हो, लेबर और लैंड रिफॉर्म हो, टैक्स पॉलिसी सिंपल और क्लियर कट हो, सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल और जुडिशल सिस्टम फेयर और बैलेंस्ड हो, करप्शन ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अच्छी हो, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड वगैरह पर गवर्नमेंट का बजट बढ़ रहा हो वगैरह। इन सारे मैट्रिक्स में पॉजिटिव फेवरेबल ज़्यादा हो और नेगेटिव कम हो तो बेहतर है। इंडस्ट्री, एक अच्छी इंडस्ट्री की खुसूसियात ये हैं कि उसका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट रखता हो, यानी उसकी डिमांड लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी। इंडस्ट्री अपनी लाइफ साइकिल के ग्रोथ स्टेज में हो, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो, इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव कंडीशन नॉर्मल हो, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ना हो, लेबर और रॉ मटेरियल की कमी या परेशानी ना हो, गवर्नमेंट का एटीट्यूड उस इंडस्ट्री के फेवर में हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट के मुकाबले में वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हाई हो।
अच्छी कंपनी की खुसूसियात हैं कि कंपनी अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा हो, कंपनी में भी अच्छी इंडस्ट्री की सारी खुसूसियात हों। उसके अलावा अच्छी कंपनी की कुछ मखसूस स्पेसिफिक खुसूसियात हैं, मसलन कंपनी का बिजनेस सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और स्टेबल हो, जिससे कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करना आसान हो जाए, और कंपनी का मैनेजमेंट एथिकल, रैशनल और विजिलेंट हो, जो कंपनी को तरक्की देने, ग्रो करने, खतरों से बचाने और शेयर होल्डर का मुनाफा बढ़ाने की ख्वाहिश और सलाहियत रखते हो। कंपनी की सेल्स वक्त के साथ बढ़ रही हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड बढ़ रहा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई हो, फ्री कैश फ्लो हो, डेट कम हो, डेट इक्विटी रेशियो कम हो और करंट रेशियो अच्छा हो, ज़्यादा हो, वगैरह वगैरह। हमने अब तक जो भी डिस्कस किया है, सबसे पहले उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ रियल कंपनियों पर करेंगे, फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक और एनालिसिस, जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है, का बेसिक इल्म हासिल करना है, और फिर फाइनली स्टॉक मार्केट में का तज्जिया करना सीखना, और फिर उसमें पार्टिसिपेट, हिस्सेदारी कैसे करना है, शामिल कैसे होना है, कैसे करें, सीखना है। अगले प्रेजेंटेशन में हम इंशाअल्लाह सबसे पहले कुछ रियल कंपनियों पर रिसर्च करेंगे, फिर तालीम आगे बढ़ाएंगे। अब तक जो सीखा है उसे खूब अच्छी तरह समझ लें और ज़हन नशीन कर लें। इंशाअल्लाह यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर इसके आगे थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह एकदम रेडी हो जाएंगे। फिर किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है का फ़ैसला करना खुद ही सीख लेंगे और इंशाअल्लाह बेहतर फ़ैसला करेंगे। सारी हिचकिचाहट, डर और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।